हाय एवरीवन। आज का ये वीडियो अंडरस्टैंडिंग इंडिया पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो सेमेस्टर एग्जाम में आने की मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ये प्रीवियस ईयर पैटर्न और रिपीटेड क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आप बीकॉम बीए या बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये आप वीडियो मिस ना करें। ठीक है, मैं हर क्वेश्चंस को एग्जाम राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप डायरेक्ट आंसर लिख सको। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, सेमेस्टर का एग्जाम में हर ईयर क्वेश्चन ये रिपीट होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका मतलब इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, जो गुरुकुल सिस्टम था उसका यहाँ पे देखिए आंसर। द गुरुकुल सिस्टम वाज द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग इन एंशिएंट इंडिया वेयर स्टूडेंट लिव एंड लर्न डायरेक्टली अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर टीचर कोल्ड द गुरु। यहाँ पे जो गुरुकुल सिस्टम था वो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग का इंडिया एंशिएंट इंडिया में, जहाँ पे स्टूडेंट जाके रहते थे गुरु के घर में। ठीक है, और वहीं पे शिक्षा प्राप्त करते थे। इन दिस सिस्टम एजुकेशन वाज फोकस्ड नॉट जस्ट ऑन बुक्स बट ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स माइंड बॉडी एंड कैरेक्टर। यहाँ पे किताब में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, यहाँ पे प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाया जाता था। ठीक है, पहले के ज़माने में वहाँ पे स्टूडेंट के माइंड बॉडी और कैरेक्टर सब चीज़ में आपको शिक्षित किया जाता था वहाँ पे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए फीचर्स लिखना है आपको। ठीक है, फीचर्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फीचर पॉइंट वाइज लिखना है आपको। स्टूडेंट जो शिष्य बोले जाते थे वुड लीव देयर होम्स एंड स्टे एट अ स्पेशल प्लेस कोल्ड द गुरुकुल। स्टूडेंट अपने घर छोड़ के गुरुकुल में जाकर रहते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, विच वाज ऑफ्टन लोकेटेड अवे फ्रॉम सिटीज़ इन फॉरेस्ट और विलेजेस, जो मोस्टली जंगल में रहते थे गुरुकुल। ठीक है, जो कि नेचर से सराउंडेड थे वो। तो ये जो आपको आंसर है ये आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आपको बस कुछ कुछ कैप्चर करना है जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड जो फीचर है, द गुरु वाज बोथ द टीचर एंड मेंटर। स्टूडेंट्स लर्न बाय ऑब्जर्विंग हिम, लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड फॉलोइंग द रूटीन्स बाय ऑफ डेली लाइफ। तो गुरु थे वो टीचर और मेंटर दोनों थे। स्टूडेंट स्टूडेंट सीखते थे गुरु को ऑब्जर्व करके और उनकी बातों को सुन के, और जो वो रूटीन देते थे उसे फॉलो करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरा जो फीचर है, एजुकेशन इंक्लूडेड रिसाइटिंग एंड मेमोराइजिंग एंशियंट स्क्रिप्चर्स मेनली द वेदास एज वेल एज लर्निंग फिलोसफी मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी म्यूजिक मेडिसिन आर्ट्स। एजुकेशन में इंक्लूड किया जाता था तब मेमोराइजिंग एंशियंट स्क्रिप्चर याद करना, मेनली द वेदास एज वेल एज फिलोसफी मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी म्यूजिक मेडिसिन आर्ट्स। ठीक है, फिर देखिए डेली रूटीन स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग विथ प्रेयर्स मेडिटेशन एंड फिजिकल वर्क सच एज कलेक्टिंग वाटर एंड वुड विच टाउट डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिलायंस। जो पहला डेली रूटीन होता था शिष्य का, स्टूडेंट्स का, वो अर्ली मॉर्निंग में उठ के प्रेयर्स करना या फिर मेडिटेशन करना और फिजिकल वर्क करना, जाके जैसे कि कलेक्टिंग करना, वाटर पानी खोज के ले आना और वुड कुछ लकड़ियाँ ले आना। ठीक है, जो सिखाता था डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंस, खुद पे कैसे निर्भर हो सकें। ठीक है, फिर देखिए टीचिंग वाज अ personalized. The guru gave a special attention to each student depending on his capacity and interest, ensuring everyone learned properly at their own pace. ठीक है, टीचर जो थे वो पर्सनलाइज थे, सभी स्टूडेंट पे इंडिविजुअली ध्यान देते थे। ठीक है, और उनके जो इंटरेस्ट था उन्हें जानने की कोशिश करते थे और उन्हें सिखाते थे उस तरीके से। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट प्रैक्टिस व्हाट दे लर्न इन रियल लाइफ, फॉर एग्जाम्पल दे वुड लर्न फार्मिंग बाय वर्किंग इन द फील्ड्स एंड एथिक्स बाय फॉलोइंग द गुरु बिहेवियर। ठीक है, फिर देखिए कैरेक्टर एंड वैल्यूज़ वर कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट दैन मेयर एकेडमिक नॉलेज। जो कैरेक्टर और वैल्यूज़ थे वो मोर कंसिडर्ड थे एकेडमिक नॉलेज से। ठीक है, जो इंडिविजुअली जो कैरेक्टर और वैल्यूज़ होते हैं किसी व्यक्ति का, वो मोर वैल्यू थे एकेडमिक नॉलेज से। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ लाइफ एट गुरुकुल, मतलब गुरुकुल में लाइफ कैसी होती थी स्टूडेंट की। लाइफ वाज सिंपल एंड डिसिप्लिन वाज स्ट्रिक्ट। स्टूडेंट लर्न टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, लिव विथ नेचर एंड हेल्प ईच अदर लाइक फैमिली। जो स्टूडेंट का लाइफ था जो जंगल में यानी गुरुकुल में, वो स्टूडेंट सीखते थे कि बड़ों का इज्जत रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है और नेचर के साथ कैसे रहा जाता है। वो सब हेल्प करते थे एक दूसरे को फैमिली के तरीके से। ठीक है, हर व्यक्ति को। देर वाज नो फिक्स्ड एग्जाम और ग्रेड्स, लर्निंग वाज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड प्रैक्टिस। वहाँ पे कोई एग्जाम या ग्रेड नहीं था। ठीक है, जो गुरुकुल में होता था वहाँ पे कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस था, मतलब हर समय मतलब कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस था, जाकि वहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्विंग था पार्टिसिपेशन एंड प्रैक्टिस, जो कि वहाँ पे कुछ कुछ मतलब खेल होता था, वहाँ पे प्रैक्टिस या फिर
पार्टिसिपेशन करते थे वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। एट द एंड ऑफ देयर एजुकेशन अ स्टूडेंट गेव गुरु दक्षिणा, अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू देयर गुरु, विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टास्क, सर्विस और गिफ्ट, नॉट जस्ट मनी। अभी क्या होता है, कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो वो पैसा लेते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था गुरुकुल में, जब भी कोई टीचर पढ़ाते थे तो स्टूडेंट उसे गुरु दक्षिणा देते थे, जो कि मनी नहीं होता था, पैसा नहीं होता था। वो अप्रिसिएशन करते थे गुरु के, और गुरु उन्हें को टास्क देते थे तो वो स्टूडेंट करते थे टास्क को, ठीक है। तो वही होता था पहले गुरु दक्षिणा। अब के समय में जो होता है वो होता है पैसे से, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है एंशियंट हिस्ट्री का। फेमस गुरुकुल इन एंशियंट इंडिया इंक्लूड दोज फ्रॉम इपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत, सच एज गुरु वशिष्ठा गुरुकुल वेयर लो ड्रामा स्टडीज। गुरु वशिष्ठा जहाँ पे श्री राम भगवान ने शिक्षा प्राप्त की थी अपनी, ठीक है। एंड गुरु द्रोणाचार्य स्कूल वेयर द पांडवस एंड कौरव्स लर्न आर्चरी एंड पॉलिटिक्स, जहाँ पे अपने आर्चरी यानी कि जो क्या होते हैं, धनुष का जो होता है, धनुष चलाना सीखते हैं, और पॉलिटिक्स सीखते हैं, ठीक है, जो पांडव थे और कौरव, जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य स्कूल में, ठीक है। फिर देखिए बिग लर्निंग सेंटर्स एंड यूनिवर्सिटीज़ लाइक तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला ग्रीव आउट ऑफ द गुरुकुल ट्रेडिशन एंड अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, ठीक है। जो अभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए थे उस तरीके से, तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला, जो कि गुरुकुल के तरीके से बनाए गए थे, जिस तरीके गुरुकुल में पढ़ाई होती थी उस तरीके से, ठीक है। जो पे फ्रॉम ऑल ओवर ऑफ एशिया के स्टूडेंट्स आते थे, ठीक है। वाई गुरुकुल वाज स्पेशल, देखिए एजुकेशन वाज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग बुक्स, इट टाउट अ स्टूडेंट हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, बी रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ठीक है। द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड स्टूडेंट इंश्योर्ड मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ अलॉन्ग विथ एकेडमिक लर्निंग। This system produced great thinkers and scholars who made important contribution to India culture and knowledge, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको जितना मैंने पॉइंट्स बताया फीचर्स में, आप सब नहीं लिख सकते हैं उतना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम में कम से कम मिनिमम 3 पेजेस लिखना है, ठीक है। आपको आंसर जो एंड करिएगा आप वो कंक्लूजन लिख के करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना अच्छा आप आंसर फ्रेम करेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में देखिए आप, द गुरुकुल system was ancient India was a residential and value-based education system focused on the complete development of students under the personal care of guru in a natural and disciplined setting, ठीक है। तो आपको कंक्लूजन लिख के क्वेश्चन आंसर को एंड करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द गोल्स एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो गोल एंड पॉलिसीज लाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद वो है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 द इंडियन गवर्नमेंट सेट क्लियर गोल्स एंड इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट पॉलिसीज टू रिबिल्ड द नेशन एंड इंश्योर प्रोग्रेस फॉर एवरीवन। The main aim was to unite the country and remove poverty, improve the living condition of people, and modernize India in a balanced and fair way. इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्लियर गोल और कुछ पॉलिसीज लाई थी रिबिल्ड नेशन रिबिल्ड करने के लिए, ठीक है। और जो मेन एम था उस समय का वो था कंट्री को यूनाइट करना, पॉवर्टी को हटाना, और जो कंडीशन था लिविंग का वो सही करना, ठीक है, सुधार लाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर है मेन गोल्स एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मेन गोल्स क्या क्या था, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट टू मेक वन स्ट्रॉन्ग नेशन, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी विथ रेगुलर इलेक्शन, इक्वल राइट्स फॉर ऑल, ठीक है। इस डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और रेगुलर इलेक्शन होने का, और इक्वल राइट्स फॉर ऑल पीपल, ठीक है। सोशल जस्टिस इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। अपलिफ्टिंग द पुअर, क्रिएटिंग जॉब्स एंड रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटीज़, वहाँ पे जॉब क्रिएट करने की बात कही गई थी, ठीक है, और इनकम इनक्वालिटीज़ को कम करने की। एजुकेशन फॉर ऑल एंड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टैंडर्ड्स, वहाँ पे हेल्थ एंड स्टैंडर्ड्स का भी इंप्रूवमेंट की वहाँ पे हुआ था, ठीक है। साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखिए फिर मेजर पॉलिसीज एंड प्लान्स क्या क्या था, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान जो था, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या था, द गवर्नमेंट एडोप्टेड अ सिस्टम ऑफ 5 ईयर प्लान्स इंस्पायर्ड बाय द सोवियत मॉडल टू गाइड द कंट्रीज डेवलपमेंट इन डिफरेंट एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ एंड एजुकेशन। एक 5 ईयर प्लान्स आया था, ठीक है। आपको याद होगा अगर आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो वहाँ पे सोवियत मॉडल के एक इंस्पायर्ड था वो मॉडल, ठीक है, जो कंट्री को गाइड करता एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, हेल्थ में, ठीक है, किस तरह से 5 साल में किस तरह से सुधार किया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से आया था। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956 आया था, ठीक है। फोकस्ड मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर, इरीगेशन एंड इम्प्रूविंग रूरल लाइफ। जो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो बस फोकस था एग्रीकल्चर पर, इरीगेशन, जो रूरल लाइफ का जो कंडीशन था उसको इंप्रूव करने पर, ठीक है। फिर लेटर प्लान्स इंक्लूडेड डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, कोल
पावर एंड ऑल्सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। फिर उसके बाद जो आया 5 ईयर प्लान, उसमें स्टील का, कोल का, पावर, इस सब का जो उसमें ये डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू एबोलिश जमींदारी एंड रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड टू द लैंडलेस। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आया था, फोकस ऑन बिल्डिंग हेवी इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ऑन अलॉन्ग विद अ स्मॉल प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्री पॉलिसीज में आया था, ठीक है। इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर प्रायोरिटाइज्ड। फिर आया था सोशल पॉलिसीज, लॉज वर मेड टू रिमूव अनटचेबिलिटी एंड प्रमोट इक्वालिटी स्पेशली फॉर वीमेन एंड वीकर सेक्शन। लॉज आया था जो रिमूव अनटचेबिलिटी एंड प्रमोट इक्वालिटी, जो प्रमोट करता था इक्वल, ठीक है, स्पेशली वीमेन और वीकर सेक्शन, जो वहाँ पे भेदभाव था, जो भेदभाव होता था उसके लिए पॉलिसीज लाया गया था। रिजर्वेशन अफर्मेशन एक्शन इन एजुकेशन एंड जॉब्स वर गिवन टू सोशली बैकवर्ड क्लासेस टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। जो रिजर्वेशन होता है, जो वहाँ पे रिजर्वेशन लाया गया था उसी समय कि जो बैकवर्ड का है उन्हें जॉब मिलेगा, मतलब वो कम मार्क्स में भी जॉब ले सकते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। फिर है एफर्ट्स वर मेड टू इंक्रीज लिटरेसी एंड बिल्ड मोर स्कूल एंड कॉलेजेस। फिर फोर्थ था स्टेट्स री ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्टेट्स वर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर्स टू इंश्योर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनिटी। स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956। इंडियन स्टेट्स रिकॉग्नाइज किया जाता था लैंग्वेज एंड कल्चर्स के थे, ठीक है। फिर 5 देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एग्रीकल्चर, अ स्पेशल अटेंशन वाज गिवन टू इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज, इवन ग्रीन रेवोल्यूशन। न्यू सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन मेथड्स हेल्प इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। तभी वहाँ पे HIV सीड्स आया था, ठीक है, जो हाइब्रिड बोलते हैं हम लोग। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, ड्यू टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1991 मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर लॉन्च। The new policies reduce government control over business liberalization, opened the economy for foreign investment, globalization and made trade easier. पॉलिसीज वहाँ पे रिड्यूस किया गया, जो न्यू पॉलिसीज रिड्यूस किया गया और कंट्रोल बिजनेस किया गया, लिबरलाइजेशन खोला गया, मतलब बाहर से फॉरेन कंट्री से यहाँ पे आके इंडस्ट्रीज लगा सकते थे, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन किया गया एंड मेड ट्रेड ईजियर, ठीक है। फिर आपको कंक्लूजन एड करना है, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट मेन गोल्स वर टू यूनाइट द कंट्री, रिमूव पॉवर्टी एंड इंश्योर इक्वालिटी, डेवलप द इकोनॉमी एंड ब्रिंग मॉडर्न साइंस एंड एजुकेशन। पॉलिसीज सच एज 5 ईयर प्लान्स, लैंड रिफॉर्म्स, फोकस ऑन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वर टेकन अप स्टेप बाय स्टेप टू रीच दिस गोल्स, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर होगा मिनिमम 3 पेज में होना चाहिए, तो ये आपका कंक्लूजन में लिखना है हर आंसर में, ताकि आपका जो कॉपी चेक करे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ राजा मोहन रॉय इन द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। राजा मोहन रॉय का क्या रोल है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का जो एक्सपेंशन हुआ उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय प्लेड अ वेरी डीप एंड ऑर्गेनाइज्ड रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। His efforts went far beyond just supporting the language. He firmly believed that introducing the modern scientific and rational education was needed to uplift Indian society and bring about social reform, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेजेस, अर्ली इंग्लिश स्कूल 1816 में, 1816 में राजा राम मोहन रॉय हेल्प्ड टू सेट अप one of the first English school in Kolkata, supporting new methods of learning over purely traditional religious education. अर्ली इंग्लिश स्कूल 1816 में राजा राम मोहन रॉय हेल्प किए थे फर्स्ट इंग्लिश स्कूल कोलकाता में बनने के लिए, ठीक है, जो कि न्यू मेथड से जो पढ़ाई होगा उसके लिए। फिर एंग्लो हिंदू स्कूल 1822 में, ही फाउंडेड दिस स्कूल टू टीच अ करिकुलम दैट मिक्स इंडियन सब्जेक्ट विथ वेस्टर्न साइंस, मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर। रॉय बिलीव दिस वुड इनेबल इंडियंस टू लर्न लॉजिक, रीजनिंग एंड साइंटिफिक नॉलेज दैट वाज मिसिंग फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम। फिर 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल का जहाँ पे फाउंडेड हुआ था, ठीक है, जो इंडियन सब्जेक्ट के साथ कुछ कुछ वेस्टर्न साइंस मैथमेटिक्स का भी कोई पेपर था, सब्जेक्ट था, ठीक है। रॉय मतलब जो राजा राम मोहन थे वो बिलीव करते थे कि जो इंडियन हैं वो लॉजिक और रीजनिंग और साइंटिफिक नॉलेज जो मिसिंग था पहले ओल्ड सिस्टम में वो आ सकता है, ठीक है। फिर वेदांता कॉलेज 1825 और 26 में जो हुआ था, दिस कॉलेज एम टू ब्लेंड वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज विथ इंडियन फिलोसफी। रॉय वांटेड स्टूडेंट टू लर्न बोथ इंडियन एंड यूरोपियन सोशल एंड फिजिकल साइंसेज, ठीक है। फिर 1825 और 26 में वेदांता कॉलेज आया था, जो कॉलेज एम करता था साइंटिफिक नॉलेज विथ इंडियन फिलोसफी। राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि इंडियन और यूरोपियन दोनों पढ़ें, ठीक है, मतलब दोनों जो होता है फिजिकल साइंसेज वो दोनों को पढ़ें। फिर एजुकेशनल फिलोसफी एंड एडवोकेसी, अपोजिशन टू ट्रेडिशनल ओनली, व्हेन द ब्रिटिश प्लान टू सेट अप ओनली संस्कृत कॉलेज,
Roy protested. He wrote letters arguing that learning only Sanskrit or Persian would not help Indian modernize or compete with Western nation. अपोजिशन टू ट्रेडिशनल ओनली में जब ब्रिटिश प्लान कर रहे थे बस ओनली संस्कृत कॉलेज के लिए, तो रॉय प्रोटेस्ट किए थे, वो लेटर भी लिखे थे उसके अगेंस्ट में कि ओनली संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज है वो इंडिया को मॉडर्नाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या क्या वो प्रोटेस्ट किए थे देखिए। फिर प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न साइंसेज, जो राजा राम मोहन थे वो गाइड किए थे स्टडी को मैथमेटिक्स में और नेचुरल फिलोसफी में, और केमिस्ट्री एंड एंटोनॉमी इन इंग्लिश वुड मेक इंडियन यूथ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। Social reform through education. He believed that education was the key to breaking social evils and superstition. In this view, English education would help people adopt modern, logical and humanistic thinking. राजा राम मोहन चाहते थे कि जो इंडियन एजुकेशन है वो जो अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसके पास कुछ नए तरीके से सोच सकते हैं हर चीज़ को। ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि इंग्लिश प्रैक्टिकल स्टेप एंड कोलैबोरेशन, सपोर्ट फॉर हिंदू कॉलेज। फिर राजा राम मोहन हिंदू कॉलेज के लिए सपोर्ट किए थे अलॉन्ग साइड रिफॉर्मर दाविद हेयर। रॉय सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ हिंदू कॉलेज, नाउ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, विच बिकम अ लीडिंग सेंटर फॉर इंग्लिश एंड मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, असिस्टिंग अदर इंस्टीट्यूशन, रॉय असिस्टेड missionaries like Alexander Duff to set up English medium institution, providing facility and also encouraging Indian students to attend and learn new modern subjects. Newspaper and literature. He started publication in both Bengali and English to spread the idea that modern education was not just helpful but necessary for progress. ठीक है, आपको क्या क्या जो राजा राम मोहन जो किए थे इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, कहाँ पे कॉलेज खोले थे, कहाँ पे हेल्प किए थे कॉलेज खोलने में, कहाँ कहाँ सपोर्ट किए थे, उस सब के बारे में ये आंसर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको 3 पेज मिनिमम लिखना है। ठीक है, और कंक्लूजन एड जरूर करना है। ठीक है, देखिए कंक्लूजन, राजा राम मोहन रॉय डिटेल वर्क स्टार्टिंग स्कूल एंड कॉलेजेस, राइटिंग लेटर, सपोर्टिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स इन इंग्लिश, वर्किंग विद द अदर रिफॉर्मर्स एंड इवन सपोर्टिंग वुमेन्स एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन फ्रॉम एन आइसोलेटेड ancient system to a modern international one. His dream was that Indians should be able to learn anything that the other nation could and become capable, confident and free-minded citizen. ठीक है, कंक्लूजन भी ऐड करना है आपको। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी कॉलेज से हैं, रांची के कॉलेज में या फिर कहीं के भी झारखंड के कॉलेजेस में है, अगर कोई भी अगर आपका पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर 1 में है तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये आंसर जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, चाहे आप संजेवियर कॉलेज के हों, चाहे आप मरवाड़ी कॉलेज के हों, चाहे वीमेंस कॉलेज के हों, चाहे आप कोई भी कॉलेज के हों, अगर आप ये क्वेश्चन अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया पेपर है तो आपको ये सब क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल मैक्सिमम रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसका आंसर, फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, while fundamental rights are the entitlements that individual possesses by virtue by citizen of particular country. ठीक है, तो क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे वो है। ठीक है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सही से यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला राइट है, तो देखिए इसमें फंडामेंटल जो राइट है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट टू इक्वालिटी है जो आर्टिकल 14 के 18 के बीच में है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 कहता है गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू ऑल पर्सन विद इन इंडिया नॉट जस्ट सिटीजन्स। ठीक है, फिर आर्टिकल 15 कहता है बैन्स स्टेट डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आर्टिकल 16 है इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स विथ परमिशेबल रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। ठीक है, फिर आर्टिकल 17 है अबोलिसेस अनटचेबिलिटी। फिर आर्टिकल 18 है अबोलिसेस टाइटल लाइक राय बहादुर एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, फिर सेकेंड जो है हमारा जो सेकेंड जो राइट है वो राइट टू फ्रीडम है जो आर्टिकल 19 से 22 तक में है। आर्टिकल 19 है ग्रांट सिटीजन फ्रीडम, स्पीच एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, एसोसिएशन, यूनियन मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉर सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी etc. आर्टिकल 20 है प्रोटेक्ट्स क्रिमिनल मैटर, नो एक्स पोस्ट फैक्टो पनिशमेंट, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, आर्टिकल 21 है प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कोर्ट्स हैव रीड इट ब्रॉडली टू इंक्लूड डिग्निटी एंड फेयर प्रोसेस। आर्टिकल 22 कहता है गिव सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट डिटेनेशन इंक्लूडिंग राइट्स टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स एंड टू कंसल्ट अ लॉयर विथ स्पेशल रूल्स एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। फिर जो थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो आर्टिकल 23-24 में है। आर्टिकल 23 कहता है
प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर, फोर्स लेबर एंड सिमिलर फॉर्म्स बोथ स्टेट एंड प्राइवेट वायोलेशन आर कवर्ड। आर्टिकल 24 है बैन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर इन फैक्ट्रीज माइंस एंड हजारस जॉब। मतलब जो चाइल्ड लेबर है वो आर्टिकल 24 में कहता है जो बैन होना चाहिए, ठीक है। जो जो राइट हम लोग का है कि अगर 14 ईयर से कम में तो कहीं पे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो कि है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। आर्टिकल 25 कहता है इंश्योर फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन एंड द राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 26 कहता है अलाउज रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 है बार्स टैक्सेशन फॉर प्रमोटिंग एनी रिलीजियन, ठीक है। आर्टिकल 28 है रेगुलेट्स रिलीजियन इंस्ट्रक्शन इन स्टेट इंस्टीट्यूशन। फिर 5 है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक में है, ठीक है। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर। आर्टिकल 30 है आर्टिकल ग्रांट्स माइनॉरिटीज द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। फिर 6 वाला जो राइट्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो 32 से 35 तक में है, ठीक है, आर्टिकल्स में। आर्टिकल 32 lets you directly approach the Supreme Court for enforcement of fundamental rights via rights like habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo rento. High courts have similar powers under 226 आर्टिकल में, ठीक है। हाई कोर्ट के पास भी सिमिलर पावर है आर्टिकल 2026 में, ठीक है, 2026 में। फिर है आर्टिकल 33 से 35 अलो पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स फॉर आर्म फोर्सेज ईटीसी एंड ले डाउन हाउ राइट्स आर इन्फोर्स्ड, ठीक है। तो ये आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप करके जाइएगा, ठीक है। जो आपका ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 राइट एन एसे ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऐसे लिखना है जो स्ट्रगल किया इंडिया ने फ्रीडम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर देखिए द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया वाज अ लॉन्ग एंड इंस्पायरिंग मूवमेंट दैट एम टू फ्री द कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल लास्टिंग फॉर अबाउट 90 ईयर्स एंड इवॉल्विंग मैनी लीडर्स ग्रुप्स एंड ऑर्डिनरी पीपल। अर्ली फेजेस में हुआ था फर्स्ट रिवोल्ट। द फ्रीडम स्ट्रगल बिगेन विद द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस रिवोल्ट स्टार्टेड इन मेरठ व्हेन इंडियन सोल्जर सेपोज रिफ्यूज टू यूज cartage believed to be coated with animal fat, which hurt the feelings of both Hindus and Muslims. Famous figures like Mangal Pandey, Rani Lakshmi Bai, and Tanita Tope played important roles in this uprising. Although the revolt was crushed, it created a sense of unity and courage among Indians. Formation of nationalist and movements. देखिए फिर आफ्टर 1857 पीपल बिगिन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन अ मोर स्ट्रक्चर वे। द इंडियन कांग्रेस INC वाज फॉर्म इन 1885 प्रोवाइडिंग a national platform for Indians to raise their voices against British rules and ask for reform and later self-rule. Leaders like Dada Bhai Naroji, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Gopal Krishna Gokhale were important in these early movements. Major mass movement था in the 20th century. The fight gained new strength with the arrival of Mahatma Gandhi, who led the struggle with the idea of non-violence, ठीक है, एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। जो महात्मा गांधी जो लड़े थे जो वो अपने नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते थे, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। देयर वेयर सेवरल इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स लेड बाय गांधी एंड अदर्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन एनी वे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था। गांधी स्टार्टेड दिस विद द फेमस साल्ट मार्च इंस्पायरिंग मिलियंस टू ब्रेक अनजस्ट ब्रिटिश लॉ। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में दिस वाज अ फाइनल लार्ज स्केल पुश डिमांडिंग दैट द ब्रिटिश लीव इंडिया इमीडिएटली। मेनी लीडर्स एंड ऑर्डिनरी पीपल वर अरेस्टेड बट दिस मूवमेंट शोड द यूनिटी, ठीक है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए थे, बट ये जो हुआ था ये यूनिटी को दिखाता है इंडिया के, ठीक है। फिर आपको इस आंसर में कंक्लूजन ऐड करना है, ठीक है। द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टाउट एवरीवन द इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी, यूनिटी एंड डेमोक्रेसी. It is a source of inspiration for all Indians, reminding them that when people stand together for their rights, even the most powerful ruler can be challenged. The story of India freedom struggle is remembered with pride and respect, honoring the countless sacrifices made by its people so that future generation can live in free nation. ये कंक्लूजन एड जरूर करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप 5 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लिख भी सकते हैं वीडियो के साथ देख देख के, या फिर आपको अगर PDF चाहिए अगर ये पूरा नोट्स का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करिए, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये अगर आपको PDF में चाहिए 5 क्वेश्चन तो, ठीक है। थैंक यू।